फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में मेकिंग अ डिफरेंस बुक की बात कर रहे थे। उसी को हम आज इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। मैंने बताया था कि सर अपने एक्सपीरियंस को एज एक करियर को, सिविल सर्वेंट के करियर को टोटल 3 भागों में बांट के बताते हैं। पहला जो वो पार्ट बताते हैं कि जब आप नए ज्वाइन होते हो, आईएएस बनते हो, देन यू गेट इन डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट मिलता है और आप एसडीएम की पोस्ट पे अपॉइंट होते हो। सो आपके पास बहुत ज़्यादा इमेंस अथॉरिटी एंड पावर आ जाती है उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने की। आप बहुत सारे इनोवेशन कर सकते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपको इंस्पेक्टिंग, मतलब कई सारी चीज़ों के इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि लोकवाणी प्रोग्राम जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने चलाया था एंड देन उसको काफ़ी ज़्यादा जगह फॉलो किया गया। ऐसे ही मतलब एक अच्छा जो ऑफिसर होते हैं उन्हें रेगुलर इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग और पूरा जो एक मतलब एक थ्री वे बताते हैं। 3 वे है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में 3 ई चलते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे ही एक गुड गवर्नेंस के 3 आई होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सर मतलब ये ऐसा यहाँ पे उन्होंने लिखा है। एंड इसके अलावा ये बताते हैं कि कोई भी ऑफिसर के लिए वो लेकिन एक अच्छा डिसीज़न अगर लेता है वो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, लेकिन कई बार कई सारे ऑफिसर्स डिसीज़न लेने में देर करते हैं या वो इंडिफरेंट हो जाते हैं। उसका कारण ये 4 सी होते हैं, सीबीआई, सीवीसी, कोर्ट्स एंड कैग। कई बार जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती है तो पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे अगर किसी ऑफिसर ने काम कर रखा है तो उस ऑफिसर के खिलाफ ये चारों लोग आ जाते हैं। तो ये चैलेंज भी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो डेवलपमेंट का काम करने में डिले करते हैं या वो इनडिफरेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ये वो मतलब पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा इमेंस पेपर वर्क दे देते हैं। तो ये सर का बोलना है कि इतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होना चाहिए और उनको फ्री रखना चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट का काम करें। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर पेपर वर्क इतना होता है या सारा अप्रूवल डीएम से होके जाता है। तो ऐसा सजेस्ट करते हैं सर कि हर जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, जैसे कि हेल्थ का है या एजुकेशन का है या वुमेन एम्पावरमेंट के हैं, वो वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के हैं। सो उनको जो है ना मतलब उन ऑफिसर्स की अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ऑफिसर ने कुछ भी गड़बड़ किया तो सारा कुछ डीएम के ऊपर आ जाता है। तो कई बार डीएम जो होते हैं ना, वो डिसीज़न लेने में कतराते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है उसको भी डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, उसको और लोकल जो ऑफिसर्स हैं उन पे डालना चाहिए। इसमें ही इन्होंने एक बुक सजेस्ट की है जो श्रीलाल शुक्ला की राग दरबारी है। राग दरबारी बुक का मैंने नाम सुना था, इनका भी ये भी पता था कि इस ऑथर के हैं ये, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो ऑथर हैं ये खुद सिविल सर्वेंट थे। तो ये इन्होंने मतलब इसी प्रोसेस में कि किस तरह से पेपर वर्क होता है, क्यों रेड टेपिज्म होती है, उस पे ही एक सेटायर है राग दरबारी, जिसके बारे में सर ने मेंशन किया है। इसके बाद ये कुछ और वर्क बताते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन एंड लैंड डिस्प्यूट। लैंड डिस्प्यूट में मतलब किसी की जो लैंड है वो ये तो पता ही होगा कि जो गांव में जो बहुत ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट, एक मतलब एक जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए लैंड डिस्प्यूट शायद उतना समझ में नहीं आए, बट गाँव में लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो इससे डिटरमाइन होती है। तो इस चीज़ को काफ़ी मतलब मुझे भी पहली बार इसको थोड़ा सा मेरा इस पे ध्यान गया। देन इसके बाद आता है कि लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर जो शहर की पुलिस होती है, जो एसपी होते हैं, उनके साथ में मिलके एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना होता है। फिर ये पूरे इन्होंने मतलब एक लाइफ, और इन्होंने ये बताया कि एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट
वाला जॉब होता है, जो डीएम की जॉब होती है, वो उसकी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, उसके करियर का गोल्डन टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा पब्लिक से कनेक्ट रहता है, सबसे ज़्यादा पब्लिक के लिए काम कर सकता है और रियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना सकता है, और इम्प्लीमेंटेशन का पूरा काम यहाँ पे वो करता है। ये चीज़ उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट के लिए बना बताए रखी है। फिर ये आते हैं जब कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट में काम कर लेता है, कुछ महीने बाद मतलब कुछ सालों बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेक्रेटरीट में काम करने लगता है, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है। सो सेक्रेटरीट में बहुत ज़्यादा उसको फाइल वर्क होता है एंड ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड काम होते हैं। तो काम जो होता है ना, वो रिलेटिवली पब्लिक का बहुत कम हो जाता है, उसकी जो पब्लिक से रीच होती है वो बहुत कम हो जाती है। एंड उसके अलावा वो असेंबली के क्वेश्चन, अगर आप असेंबली में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी हमारे एमएलएस क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रिपेयर करते हैं आईएएस ऑफिसर्स एंड रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स को देते हैं। कैबिनेट नोट को प्रिपरेशन करना होता है, कैबिनेट के समक्ष देना होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पब्लिश करने होते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग का काम जो स्टेट लेवल का होता है वो ये सारे ऑफिसर्स करते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब जो आप देख सकते हैं कि कई बार चीज़ें लोगों का जो एक ये चीज़ होता है कि पब्लिक से कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन और बहुत ज़्यादा इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्फ्लुएंस रहता है नेताओं का, मतलब जो मेन रोल जो मेन काम होता है वो उनका एमएलएस के साथ में होता है। सो उनके एमएलएस के साथ में बहुत ज़्यादा इनकी डीलिंग हो जाती है। ये जो इनका इस समय का सिचुएशन होता है जब ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। देन इनका जब और भी साल बीतते हैं और भी इनकी सीनियरिटी बढ़ती है, तो इनका जो प्रमोशन होता है या जो आगे जाते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के बाद ये इंडिया के लिए काम करते हैं, मतलब एज किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में इनकी पोस्टिंग होती है, जहाँ वो किसी भी सेक्रेटरी लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे वो किसी भी मिनिस्ट्री में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वहाँ के वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं। लेकिन जब वो जहाँ पे जाते हैं तो उन्हें स्टेट से सेंट्रल में जाने पे एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगता है। कल्चरल शॉक इन द सेंस कि उनके पास जब वो स्टेट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो ग्लैमर हम देखते हैं, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाती हैं। एंड इवन इन्होंने इनको एक ग्लोरीफाइड क्लर्क की संज्ञा दी है, मतलब ग्लोरीफाइड हैं लेकिन क्लर्क के जैसे जो होती है, क्योंकि बहुत अच्छे कोई मकान में नहीं मिलते हैं, बहुत जल्दी आपको कोई अच्छी गाड़ी या उतनी सुविधा भी नहीं मिलती है। सर ने एक इंसिडेंट बताया है कि इनका जो बेटा था उसकी एक बार रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको एक इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट जो एक अस्पताल के डिस्पाइट बीइंग एन आईएएस ऑफिसर इनको अस्पताल के चक्कर काटने पड़े थे और इनको इमीडिएट इलाज नहीं मिला था, इनको भी एक आम आदमी की तरह ही चक्कर काटने पड़े थे। तो ये इन्होंने बताया है। इसके अलावा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पे फॉरेन टूर्स भी करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट ले लेते हैं, वो जानबूझ के चाहते हैं कि जिनको फॉरेन टूर्स जहाँ पे मिलता है, क्योंकि कई सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने आईएएस ऑफिसर्स को बाहर भेजती हैं ताकि वो कुछ सीखें, या उनसे कुछ उनके डील्स वगैरह होती हैं विदेशों से, तो वहाँ पे भेजते हैं। देन इसके बाद जो ये काम है सर, मतलब इनका ये पर्सपेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम हैं वो ज़्यादा ही सिस्टमेटिक एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होते हैं एज़ कंपेयर टू स्टेट, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो काम होता है उसमें थोड़ा सा जो इंटरफ्रेंस का लेवल होता है नेताओं का वो स्टेट से कम होता है। वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलती है, इसीलिए कई बार ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर चुके हैं, दिल्ली में रह चुके हैं, वहाँ पे अपने आप को एसिमिलेट कर चुके हैं, वो वापस से स्टेट में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही लेस इंटरफेरेंस हो जाता है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह हैं उनका। ठीक है, ये था इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस। देन ये अपने
एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी उनका जो उसका जो एक्सपीरियंस है उसको ये बताते हैं। उसमें ये बताते हैं कि वो एज अ, क्योंकि जब आप चीफ सेक्रेटरी होते हो किसी भी स्टेट के, तो आप एक ब्यूरोक्रेसी के हेड हो जाते हो और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लीड करते हो और स्टेट के डेवलपमेंट में आपका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि आप सीएम, अगर आपको सीएम का सपोर्ट है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे यूपी के ये चीफ सेक्रेटरी थे, तो विद इन 2 ईयर्स, 24 महीने के टाइम में इन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे और लखनऊ मेट्रो, इन दोनों के काम को काफ़ी रैपिडली किया है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। इसको उन्होंने पूरे डिटेल में बताया कि कैसे उस काम को इन्होंने रैपिडली करवाया। फिर इसके बाद एक आगे ही जो कुछ चीज़ें और बताते हैं। जैसे एक चैप्टर इन्होंने दिया है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ वाला, उसमें ये स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट वाली जो डिबेट है उस पे भी बात करते हैं। तो उनका ये मानना है कि अभी जैसे कि लेटरल एंट्री हो रही है सिविल सर्विसेज में, एंड ये बोला जाता है कि जो एक आईएएस ऑफिसर है वो तो जर्नलिस्ट होता है, उसको क्यों रखा है, क्यों ना हम एक मेडिकल साइंस, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हम एक अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं उसका सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। तो ये वो बताते हैं कि जो मेन काम होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन का होता है, क्योंकि जो उसकी जो पब्लिक डीलिंग है, जो उसने पब्लिक एक्सपीरियंस उसको किया है, इंडिया की जो नीड है वो उसको पता होगी। और अगर आप स्पेशलिस्ट ढूंढने चलोगे तो आपको नहीं पता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ की अगर वो बात करते हैं, तो अगर हेल्थ का आपको सेक्रेटरी बनाना है तो आप किस हेल्थ में जाओगे? हेल्थ में तो भाई आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन भी हो सकते हैं, चाइल्ड वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो स्पेशलाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है। स्पेशलाइजेशन तो कहीं ख़त्म ही नहीं होता है ना। तो इस वजह से स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर आप एक जगह, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन होते चले जाते हैं। सो जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट जब होता है तो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। हमें मतलब वही चाहिए फिलहाल, क्योंकि उसको डिफरेंट लोगों से कोऑर्डिनेट करना होता है, उसको मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट करना है, उसको लोगों से कोऑर्डिनेट करना है। तो मेन काम जो होता है ना कोऑर्डिनेशन का होता है। इसके अलावा जो इस यहाँ पे स्किल्स देख चाहिए मेनली, वो है कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क एंड परसुएशन की। मतलब अगर यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस सर्विसेज देन यू हैव टू वेरी गुड इन दीज स्किल्स। मतलब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक अलूफ काम करना चाहें। आपका कोई भी विज़न हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ उसको ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं सारा काम एक सिस्टम के थ्रू होगा, इंडिपेंडेंटली काम नहीं होगा। तो अगर आपकी ऐसी सोच है कि मैं चीज़ों को रिवॉल्यूशनाइज कर दूंगा या कर दूंगी, या मुझे चीज़ों को इंडिपेंडेंटली करना है, जो मेरा विज़न है वो ही आएगा, सो ये चीज़ नहीं है। उस केस में आप चाहे तो कोई एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपना रास्ता अलग कुछ चुन सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको विद इन एक फ्रेमवर्क काम करना होगा, विद इन सिस्टम काम करना होगा। इसीलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की वर्किंग में डिले होते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। ठीक है, मतलब चैलेंजेस हैं, अच्छा काम करने के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपने कई बार इनिशिएटिव लिया उसके बाद भी अच्छा काम किया, देन ऑल्सो यू हैव दीज 4 C's। ये 4 C's जो हैं ये आपको परेशान कर सकते हैं इवन आफ्टर टेकिंग इनिशिएटिव्स। इसमें सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा बड़ा है, आपको सिस्टम के अनुसार चलना होगा, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं। बट येस, इसमें ये बोलते हैं कि मतलब इसके अलावा यह करप्शन का एक बड़ा इशू है। अगर 6 डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं तो सिर्फ उस पर एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। मतलब एक व्यक्ति है जो स्टैंड ले रहा है, तो 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि स्टैंड नहीं ले रहे हैं। मतलब आपको पॉलिटिशियंस भी परेशान कर रहे हैं और ख़ुद आपकी जो कम्युनिटी है, ख़ुद आपके जो कोवर्कर हैं, ख़ुद आपके जो ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं वो भी डिसऑनेस्ट हैं। इसके लिए एग्जाम्पल, ये लाइन इन्होंने लिखी है कि फॉर वन ऑफिसर हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू बेंड देयर आर सेवरल अदर्स टू क्रॉल। मतलब एक व्यक्ति जो कि झुकता नहीं है जरा सा भी, उसके पीछे कई ऐसे लोग हैं जो कि रेंगने को तैयार हैं। इसके अलावा एक चीज़ को और ही पॉइंट आउट करते हैं, वो है एरोगेंस।
वो बोलते हैं कि जब आपको इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी अथॉरिटी मिल जाती है तो उस पावर के साथ एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है लोगों में। तो वो इसके खिलाफ भी लोगों को सचेत करते हैं कि हमें ह्यूमिलिटी के साथ रखना चाहिए, ह्यूमिलिटी ही रहनी है, क्योंकि कंपैशन और एम्पैथी जो है वो एक सिविल सर्वेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण हैं वो हैं। इसके अलावा ये बोलते हैं कि जो एक आईएएस ऑफिसर है उसको एक पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस के प्रति थोड़ा सा बायस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं, बायस्ड। किसके प्रति? मार्जिनलाइज्ड और पुअर सेक्शन के प्रति, ऐसा ये बोलते हैं। एंड क्योंकि मतलब उन्हीं के लिए जो है वो हमें काम करना है, ऐसा सर इस बुक में गाइड करते हैं। तो यहाँ से मैं इसमें एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी थी जो मैं बुक से एज इट इज़ पढ़ना चाहूँगी, मैंने उन्हें नोट नहीं किया है। ये मतलब जब बात कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतनी सारी निगेटिविटीज़ हैं, तो क्यों कोई आईएएस बने, उस पे ये लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। The great pleasure of being in the IAS is to be able to solve the real problems faced by society. The service gives you the power and authority to change things and make life better for people. No other job gives you this much of an opportunity. There can never be a boring moment in the service. Each day will throw up fresh challenges and test your ability and commitment. People talk about roads, the power supply, education system, quality of healthcare, and debate about what should be done. The IS gives you the position to actually do something about the issues confronting the people and the nation. It is a service which gives you the opportunity of being a transformational leader. The list of things you can do is endless. All it requires is a lot of dedication and commitment and integrity. So ये पूरे ये लाइंस मुझे लगता है कि इस बुक के जिस्ट को सम अप करती हैं कि क्यों आपको आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी, और क्या रिक्वायर्ड है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड कमिटमेंट होना चाहिए, एंड सर्टेनली यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। तो ये था इस बुक के जो की पॉइंट्स थे, कुछ अच्छे पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे। एंड इसके अलावा मैं पटेल जी वाला जो डायलॉग था, जो उनका स्पीच था, उससे मैं ढूंढती हूँ एंड उसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देती हूँ, अभी वो शायद मुझे, हाँ, एक में मिल गया। Sardar Patel laid down the proposed character of the IS while addressing the first batch of officers in 1947 when he said, जब ये जो पहले बैच थे 1947 में, जो पहला बैच था आईएएस ऑफिसर्स को, उसको जब सरदार पटेल ने एड्रेस किया था तो वो बोले, यू आर द पायनियर्स इन द Indian service, and the future of the service will depend much upon the foundation and tradition that will be laid by you, by character and abilities, and by your spirit of services. He highlighted 5 characteristics that IS should have: impartiality and incorruptibility. It was clear that a civil servant cannot afford to and must not take part in politics. Not must he involve himself in communal wrangles, Sardar Patel said. Second is integrity, work without any expectation of extraneous reward, sovereignty, and spirit of service. Patel said, along with discipline, you must cultivate a esprit de corps without which a service has little meaning. You should regard its proud privilege to belong to the service. So, this was all about this book. और ये था जो ये
सरदार पटेल जी का कहना था इसके बारे में, जो मैं आपको बता रही थी कि नेहरू जी ने इसको डिनाई किया था कि नहीं रखेंगे, बट सरदार पटेल जी का विज़न था कि इस सर्विस को हमें रखना है। एंड इस बुक में ये सर ये भी बोलते हैं कि इस सर्विस को ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना ज़्यादा करप्शन होता है, इतना ज़्यादा रेड टेपिज़म होता है, तो इसको रखने का क्या फ़ायदा। तो ये ऑथर बोलते हैं कि ये बात सच है, लेकिन इसकी जिस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है लोगों की हेल्प करने की, वो उस तरह का सिस्टम अभी कोई और नहीं है। इसलिए अगर वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकती है, तो इट हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू मेक अ डिफरेंस एंड मेक इंडिया अ वेरी उसकी मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सो ये था इस बुक का समरी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।